हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है तथा इसमें प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से संबंधित वर्णन किया जाएगा। कुल मिलाकर आज का जो लेक्चर है वह प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत यानी प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन से संबंधित है। इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं, जैसे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, प्लेटो की शिक्षा का क्या महत्व है। प्लेटो, एरिस्टोटल और हॉब्स से संबंधित वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं, अतः पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में ये जो टॉपिक्स हैं वे इम्पॉर्टेंट हैं तथा इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहें तो उन वीडियोस को अवश्य देखें। आज का टॉपिक या आज का लेक्चर शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत से संबंधित चर्चा करें तो प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी ये मान्यता थी कि राज्य प्रथम और सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान है, यानी जो प्लेटो हैं वे राज्य को प्रथम और उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान मानते थे। प्लेटो के संदर्भ में कई पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपने व्यूज़ को एक्सप्लेन किया तथा ये जानना आवश्यक है कि अन्य पॉलिटिकल थिंकर्स के प्लेटो के संदर्भ में क्या विचार रहे हैं। प्लेटो के संदर्भ में सेबाइन ने कहा है कि प्लेटो ने राजनेताओं के मार्ग से बाधाओं को हटाने के लिए साम्यवाद को चाहे कितना भी महत्व क्यों न दिया हो, लेकिन उसका मुख्य जोर साम्यवाद पर नहीं वरन शिक्षा पर रहा है। कुल मिलाकर सेबाइन ने ये माना कि प्लेटो ने एजुकेशन के संदर्भ में अपने स्पेसिफिक विचारों को अभिव्यक्त किया जो कि इम्पॉर्टेंट है। प्लेटो ने ये माना कि जीवन में न्याय को प्राप्त करने के लिए शिक्षित होना आवश्यक है, अतः उन्होंने शिक्षा को आवश्यक माना। यदि रिपब्लिक का मूल उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य न्याय के सिद्धांत की खोज करना है तो शिक्षा उसकी प्राप्ति का एक मुख्य साधन या मुख्य माध्यम बताया है उन्होंने। इसके अतिरिक्त प्लेटो ने लिखा है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है, यानी यदि समाज में न्याय स्थापित करना है तो सर्वप्रथम सामाजिक शिक्षा यानी सोशल एजुकेशन आवश्यक है। एंड that is why it has been remarked by Rousseau, the finest treatise on education that ever was written. Apart from this, let us know what Rousseau further says. Like man, like state, governments vary as the character of man vary. States are made out of the human nature which are इन दैम, यानी रूसो के विचारों को यदि हम देखें कि उन्होंने रिपब्लिक के संदर्भ में जो अपने थॉट्स को एक्सप्लेन किया तो कहा है कि शिक्षा का सर्वकाल में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गवेषणात्मक ग्रंथ है। यहाँ पर यदि हम इस तथ्य को समझने की कोशिश करें तो कहने का अभिप्राय ये है कि अपने राजनीतिक चिंतन में प्लेटो ने शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है और प्लेटो की ये मान्यता थी कि किसी भी श्रेष्ठ राजनीतिक जीवन के निर्माण के लिए वास्तव में श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली यानी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेटर होना चाहिए तथा एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो निगलेक्ट नहीं की जा सकती है। यानी अच्छे समाज के लिए शिक्षा का होना, समाज में न्याय के लिए शिक्षा का होना अनिवार्य है। अतः आदर्श राज्य यानी आइडियल स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए प्लेटो ने एजुकेशन सिस्टम को आवश्यक माना तथा इस महान दार्शनिक ने शिक्षा की महत्ता को कितना स्वीकृत किया है ये इस बात से स्पष्ट होता है कि रिपब्लिक की लगभग 4 पुस्तकों में यानी जो 4 वॉल्यूम्स हैं उसमें उन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा प्रणाली की एक विस्तृत योजना या ये कहें कि रूपरेखा तैयार की है तथा अपना संपूर्ण ध्यान उन्होंने इसी पर संकेंद्रित किया है। यानी एजुकेशन को उन्होंने आवश्यक माना है तथा कहा है कि आइडियल स्टेट के लिए एजुकेशन आवश्यक है। प्लेटो की ऐसी मान्यता थी कि राज्य अनायास, निष्प्रयोजन एवं निराधार निर्मित नहीं होते हैं। कुल मिलाकर एक तरह से देखें तो कार्य कारण संबंध को उन्होंने विवेचित किया है कि किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और यही थ्योरी कहीं ना कहीं उन्होंने राज्य के संदर्भ में भी की है कि राज्य अनायास, निष्प्रयोजन एवं निरामात। कहने का अभिप्राय है कि उनका निर्माण ऐसे व्यक्तियों के द्वारा होता है। किसका निर्माण? व्यक्तियों के द्वारा होता है। निश्चित ही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर राज्य के संदर्भ में बात हो रही है। अतः राज्य का निर्माण ऐसे व्यक्तियों के द्वारा होता है जो श्रेष्ठ जीवन की उपलब्धि के लिए लालायित हैं। अतः जिस सीमा तक
राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, उसी सीमा तक राज्य के श्रेष्ठ होने की संभावना संभव है, या ये कहें कि संभावना निहित है। कहने का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति यानी राज्य के नागरिक यदि श्रेष्ठ जीवन की उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति भी श्रेष्ठ होने ही चाहिए। यहाँ पर प्लेटो के कहने का अभिप्राय है कि श्रेष्ठ से ही श्रेष्ठता का निर्माण संभव है, अच्छे से ही अच्छाई उत्पन्न होती है। अतः राज्य का निर्माण निश्चित ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के माध्यम से, श्रेष्ठ नागरिकों के माध्यम से किया जाना चाहिए। व्यक्ति राज्य प्रासाद का निर्माण करने वाली ईंटें हैं, जिनकी मजबूती तथा श्रेष्ठता पर ही राज्य की मजबूती तथा श्रेष्ठता अवलंबित है, ऐसा प्लेटो ने माना है। प्लेटो ने इस प्रश्न को मूलभूत माना है, या ये कहें कि इस प्रश्न को उन्होंने अपने दर्शन में प्रमुख स्थान दिया है कि व्यक्ति को किस प्रकार से श्रेष्ठ बनाया जाए जिससे कि आदर्श राज्य के निर्माण का जो स्वप्न है वो साकार हो सके। यहाँ पर ये बात हमें जाननी होगी, या इसको और अधिक एक्सप्लेन करें तो सर्वप्रथम ये है कि श्रेष्ठ राज्य के निर्माण के लिए श्रेष्ठ नागरिकों का होना अनिवार्य है। अब नागरिक कैसे श्रेष्ठ बनेंगे, तो नागरिक निश्चित ही शिक्षा के माध्यम से श्रेष्ठ बनेंगे। अतः श्रेष्ठ राज्य के निर्माण के लिए, अच्छे नागरिकों की एजुकेशन के लिए शिक्षा व्यवस्था का होना प्लेटो ने अनिवार्य माना है। प्लेटो का ऐसा विचार है कि व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने का सबसे कारगर एवं उपयुक्त साधन निश्चित ही शिक्षा है, और यही कारण है कि रिपब्लिक में प्लेटो ने शिक्षा के संदर्भ को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना तथा आदर्श राज्य के संदर्भ में इसकी महत्ता को स्वीकृत किया। यानी यदि आइडियल स्टेट को एस्टेब्लिश करना है तो इसके पीछे एजुकेशन का होना आवश्यक है। प्लेटो इस संदर्भ में कहते हैं कि शिक्षा ही वह भावनात्मक या भावात्मक साधन है। यहाँ पर भावात्मक साधन से अभिप्राय पॉजिटिव मीन्स से है, जिसके द्वारा शासक समरसतापूर्ण राज्य की स्थापना के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा में मोड़ सकता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा का इतना महत्व है कि कुछ लोगों ने इसे रिपब्लिक का मुख्य विषय माना है, यानी उन्होंने शिक्षा को रिपब्लिक के संदर्भ में मुख्य माना है। रूसो का कहना था कि पुस्तक या ये पुस्तक राजनीतिक शिक्षा से संबंधित नहीं है, या ये कहें कि केवल राजनीति से संबंधित नहीं है, वरन शिक्षा की एक उत्कृष्टतम या सर्वश्रेष्ठ कृति कही जा सकती है। रूसो ने ऐसा कहा है। अब हम देखेंगे कि प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसकी क्या महत्ता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो प्लेटो ने सर्वप्रथम ये कारण माना है कि शिक्षा सिद्धांत के द्वारा न्याय प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही डिस्कस किया था। इसके अतिरिक्त जो सेकंड रीज़न है वो इन्होंने ये माना है कि नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। यानी यदि अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है तो शिक्षा निश्चित ही आवश्यक है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत उनकी मूलभूत मान्यता सद्गुण ही ज्ञान है, यानी वर्चू इज़ नॉलेज पर आधारित है, या ये कहें कि वर्चू इज़ नॉलेज पर संकेंद्रित है। और इसका अर्थ ये है कि संसार में कुछ वस्तुनिष्ठ सत्य हैं, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ हैं, और ये जो सत्य हैं इनका ज्ञान वास्तव में आंतरिक अनुभूति, कल्पना, भाग्य से नहीं होती, वरन इसके लिए विवेकपूर्ण एवं तर्क संगत अनुसंधान आवश्यक है। यानी संसार के वास्तविक एवं वस्तुनिष्ठ सत्य को जानने के लिए वास्तव में विवेक की आवश्यकता है एवं तर्क संगत अनुसंधान किया जाना चाहिए। यदि सद्गुण ही ज्ञान है तो इसे शिक्षा के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, और इसलिए नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए, उनको एक श्रेष्ठ जीवन देने के लिए श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। कुल मिलाकर सरल शब्दों में कहा जाए तो नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए तथा उनमें विवेक एवं तर्क संगत ज्ञान पैदा करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है तथा इसकी इम्पोर्टेंस को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि शिक्षा द्वारा प्राकृतिक क्षमता का विकास संभव होता है। प्लेटो ऐसा मानते हैं। प्लेटो ने सामान्यतः दो तत्वों को स्वीकार किया है कि प्रकृति तथा परिपोषण, यानी नेचर एवं नर्चर, ये दो ऐसे तथ्य हैं, या ये कहें कि दो ऐसे सत्य हैं जो कि व्यक्ति के चरित्र के निर्माण यानी कैरेक्टर फॉर्मेशन में अनिवार्य हैं तथा कहीं ना कहीं उसके एग्जिस्टेंस के लिए भी आवश्यक हैं। यद्यपि ये भी एक सत्य है कि परिपोषण यानी
पालन पोषण या नर्चर मानव प्रकृति का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि मानव प्रकृति जन्म के साथ ही उत्पन्न होती है। किंतु इस सत्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि समुचित पालन पोषण यानी परिपोषण के अभाव में मानव प्रकृति के विकृत होने की संभावना भी अधिक है। यानी मनुष्य में निहित जो मानव प्रकृति है या ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन टेंडेंसी है, यदि उसे समुचित वातावरण या समुचित दिशा दर्शन प्राप्त नहीं होगा तो निश्चित ही उसमें विकृति की संभावना है, या ये कहें कि गलत डायरेक्शन प्राप्त होने पर चीजें सही नहीं हो सकती हैं। अतः कुल मिलाकर प्लेटो ने ये माना कि यदि मनुष्य की प्रकृति को सही दिशा देना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसका सही पालन पोषण यानी परिपोषण, जिसको उन्होंने नर्चर कहा है, किया जाए। तभी संभव है कि मनुष्य की प्रकृति समुचित डायरेक्शन प्राप्त कर सके। और आगे प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा ही वह परिपोषण है जिसके श्रेष्ठ तथा निकृष्ट होने पर मानव की प्राकृतिक क्षमता का समुचित विकास होना अथवा ह्रास होना संभव है। यहाँ पर ये बात हमें समझनी होगी कि शिक्षा यदि श्रेष्ठ है, अच्छा डायरेक्शन दे रही है, तो उससे संभव है कि मानव की जो क्षमता है या ये कहें कि प्राकृतिक क्षमता है उसको सही डायरेक्शन प्राप्त हो सकता है, लेकिन गलत डायरेक्शन मिलने पर निश्चित ही जो परिणाम है वो अच्छे नहीं होंगे। अतः शिक्षा के द्वारा ही सही डायरेक्शन दिया जाना चाहिए जिससे कि मानव प्रकृति सही दिशा को प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त प्लेटो ने यह भी माना है कि शिक्षा के द्वारा आत्म चक्षु को प्रकाश उन्मुख किया जा सकता है। यहाँ पर आत्म चक्षु का अभिप्राय है इनर साइट यानी अंतर्दृष्टि, जिसे हम कह सकते हैं। प्लेटो ने ऐसा माना है कि शिक्षा के माध्यम से ही हमारी अंतर्दृष्टि जागृत होती है। नेटलशिफ्ट का ये कथन है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा वास्तव में आत्म चक्षु को प्रकाशित करती है। आत्मा में अनेक श्रेष्ठ वस्तुओं का आवास है। इन्हीं आत्मनिहित श्रेष्ठ वस्तुओं को बाहर लाकर उन्हें सही दिशा में गतिमान करना प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य है। कुल मिलाकर सरल शब्दों में कहें तो शिक्षा एक प्रकार का ऐसा वातावरण तैयार करती है जो आत्मा को अपने विकास के प्रत्येक स्तर पर सहायता कर सके। शिक्षा के द्वारा आत्मा पल्लवित, पुष्पित, सुरभित और परिमार्जित होती है, ऐसा प्लेटो ने माना है। कुल मिलाकर शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति आत्म उन्नति कर सकता है तथा अपने जीवन में सही लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। वैदिक दृष्टि से देखें या पौराणिक दृष्टि से देखें तो हमारे वेदों में, पुराणों में एवं उपनिषदों में भी आत्मा की उन्नति की बात कही गई है, जिसे प्लेटो ने आत्मनिहित श्रेष्ठ वस्तुओं को बाहर लाकर उन्हें सही दिशा में गतिमान करना इस तरह से कहा है। इसी तरह से हम प्लेटो के शिक्षा के यदि सामाजिक पहलू यानी सोशल एस्पेक्ट के संदर्भ में डिस्कस करें तो प्लेटो की शिक्षा योजना एक सामाजिक पहलू से भी संबंधित है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में व्यक्ति को समष्टि से समन्वय बैठाने में या ये कहें समष्टि से समन्वय किस तरह से स्थापित किया जाए इस संदर्भ में डिस्कस करती है या इस तथ्य को एक्सप्लेन करती है। व्यक्ति का समष्टि से समन्वय, इसका अभिप्राय है या अर्थ है कि व्यक्ति समाज से किस तरह से जो एडजस्टमेंट है वो कर सके, या ये कहें कि समाज इसे किस तरह से सामंजस्य बैठा सके, इससे संबंधित है। अतः व्यक्ति को इतना योग्य होना चाहिए और इस संदर्भ में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जो एजुकेशन है वह व्यक्ति में सत्यवादिता उत्पन्न करती है, उसमें आज्ञाकारिता का भाव, आत्मसंयम का भाव उत्पन्न करती है, जो कि उसके लिए यानी व्यक्ति के लिए तथा समष्टि यानी समाज के लिए हितकारी है, या ये कहें कि लाभान्वित व्यक्ति तथा समाज दोनों ही होते हैं इससे। तथा इसके विपरीत उसमें छल, प्रपंच, पाखंड, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्यता इत्यादि से उसे बचाकर समाज के लिए उसे बेनिफिशियल बनाती है, और कहीं ना कहीं उसकी जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो भी संभव होती है। यानी सोशलाइजेशन का प्रोसेस वास्तविक अर्थों में तभी संभव है जबकि व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो या उसकी पर्सनैलिटी में किसी भी प्रकार की शॉर्ट कमिंग ना हो, चाहे वो छल हो, प्रपंच हो, पाखंड हो या प्रदर्शन हो या ईर्ष्या हो, वैमनस्यता हो, किसी भी तरह की जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं वो उसकी पर्सनैलिटी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज निर्मित होता है। जब व्यक्ति अच्छे होंगे तभी समाज अच्छा बन सकता है, और इसी सबसे एक सामाजिक चेतना यानी सोशल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है तथा सोशल वेलफेयर या सोशल बेनिफिट्स के संदर्भ में ये सभी चीज़ें आवश्यक है। प्लेटो ने
इन सभी एस्पेक्ट को व्यक्ति के मानसिक रोगों के नैतिक उपचार के लिए भी आवश्यक माना है। कहा है कि इन सभी चीज़ों के माध्यम से, या ये कहें कि जो भी नेगेटिव टेंडेंसीज है उनको छोड़ने पर तथा अच्छाइयों को अपनाने पर विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों से भी निजात पाया जा सकता है। प्रोफेसर बार्कर ने कहा है कि शिक्षा सामाजिक सदाचरण का मार्ग है, सामाजिक सफलता का नहीं। यह सत्य तक पहुँचने का मार्ग भी है। एजुकेशन so far as it is social is the way of social righteousness and not of social success, and not only is it the way of social righteousness, it is also the way of truth itself। कुल मिलाकर समाज में सदाचरण एवं सत्य व्याप्त हो, इसके संदर्भ में प्लेटो ने आवश्यक माना है। इसी तरह से पॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी शिक्षा के संदर्भ में राजनीतिक पहलू क्या है, इसके संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो प्लेटो ने दार्शनिक शासक का निर्माण या दार्शनिक शासक की महत्ता को इस संदर्भ में आवश्यक माना है। प्लेटो का मानना है कि शिक्षा का महत्व इस बात में है कि वह नागरिकों को उनके राज्य के नैतिक जीवन में भाग लेने के योग्य बनाए, यानी नागरिक इतने योग्य हों कि वे राज्य से संबंधित नैतिक जीवन में पार्टिसिपेट कर सकें। आदर्श राज्य में जो सर्वोच्च स्थान प्लेटो ने दार्शनिक शासक को प्रदान किया है एवं संरक्षक वर्ग को उत्पादक वर्ग की तुलना में जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है, उसी के आधार पर कहा जा सकता है कि इन सभी के पीछे वास्तव में कहीं ना कहीं शिक्षा की भूमिका है। प्लेटो का दार्शनिक शासक सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ स्थान इसलिए प्राप्त कर सका है कि उसकी प्राकृतिक क्षमता यानी इनर स्ट्रेंथ तथा नेचुरल स्ट्रेंथ का विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सका है। यानी शिक्षा ने उसे इतना अधिक परिमार्जित तथा सुनियोजित किया है तथा उसे इतना पल्लवित, पुष्पित एवं सुरभित किया है, या ये कहें कि उस पर इतना वर्क किया है दार्शनिक शासक पर कि वह आदर्श राज्य के लिए यानी आइडियल स्टेट के लिए आवश्यक बना है। तथा प्लेटो फर्दर कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही वास्तव में वह संपूर्ण आदर्श अच्छाई यानी एब्सोल्युटली आइडियल गुड को प्राप्त कर सका है, या ये कहें कि संपूर्ण आदर्श अच्छाई को प्राप्त कर सका है, उसका साक्षात्कार कर सका है। बार्कर ने कहा है कि दार्शनिक शासक का शासन वास्तव में उसकी शिक्षा योजना का निर्गम एवं परिणाम है। यानी दार्शनिक शासक का निर्माण ही वास्तव में तभी हो सका है जबकि उसके पीछे शिक्षा योजना की भली भांति व्यवस्था की गई है। शिक्षा का दार्शनिक दृष्टि से भी महत्व है, जिसे प्लेटो ने स्वीकृत किया है। कहा है कि व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से भी शिक्षा आवश्यक है तथा इसमें दार्शनिक महत्ता भी सन्निहित है। यहाँ पर कहीं ना कहीं दार्शनिक दृष्टि से देखें, यहाँ पर कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी आध्यात्मिक विकास के संदर्भ में भी प्लेटो चर्चा करते हैं। इसका अंतिम लक्ष्य उस सत्य की खोज करना है जो काल तथा स्थान की पहुँच से बहुत दूर है, जो सृष्टि की सभी वस्तुओं का मूल कारण है, जो अपनी विभूति से सदा दैदीप्यमान होता है एवं जिसकी ज्योति से समस्त चराचर जगत प्रकाशित होता रहता है। ऐसा प्लेटो ने लिखा है। लेकिन ये किसके संदर्भ में लिखा है? कहीं ना कहीं इन्होंने पराप्रकृति या पराशक्ति के संदर्भ में ये विवेचना की है कि भौतिक स्तर पर, सामाजिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक दृष्टि से यदि वास्तव में हम जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति हो, आत्मिक उन्नति हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, दार्शनिक हो तथा व्यक्तिगत ही क्यों ना हो, इसके पीछे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आवश्यक है। और दार्शनिक राजा के निर्माण में भी इन्होंने इसे आवश्यक माना है तथा इस सभी को प्राप्त करने का माध्यम उन्होंने शिक्षा माना है कि एजुकेशन में इस तरह की चीज़ें सन्निहित की जानी चाहिए जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का या जो आइडियल स्टेट को प्राप्त करने का लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके एवं व्यक्ति अपने सर्वांगीण या उत्कृष्टतम रूप को प्राप्त कर सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सिंपैथेटिक।